अब तक हमने पढ़ लिया था धारा 117 तक। आज हम धारा 118 से धारा 137 तक पढ़ेंगे। आज यह अधिनियम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, जिसमें हमने धारा 1 से लेके इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, किन धाराओं में किन बातों का वर्णन किया गया है, इन सभी चीज़ों को देख लिया है। आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं सिर्फ उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। चलिए आज शुरू करते हैं धारा 118। इसके साथ ही यह नोट्स आज आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं और आपको यह नोट्स चाहिए तो वीडियो के अंत में मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उस नंबर पर मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। धारा 117 तक हमें कृषि प्रयोजनों वाले पट्टे को छूट के बारे में पता चला था। अगर हम बात करते हैं इसके आगे तो अध्याय 6 से धारा 118 चालू होता है, जिसमें विनियमों के विषय में जानकारी दी हुई है। धारा 118 में विनिमय की परिभाषा दी गई है कि विनिमय किसे कहा जाता है। इस विनिमय में दो संपत्तियों का हस्तांतरण होता है। किसी एक के बदले दूसरी संपत्ति प्राप्त करना विनिमय कहलाता है, जिसमें कोई एक धन हो सकता है या फिर दोनों में से कोई भी धन नहीं होगा। यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, जिसमें से हम अधिकतर धन का प्रयोग करते हैं दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इनमें से कोई भी एक धन ही हो सकता है वो दोनों कोई अलग अलग वस्तु हो सकती है। बस शर्त इतनी है कि दोनों धन नहीं होंगे, यानी धन के बदले धन का विनिमय नहीं किया जाएगा। धारा 119 विनिमय में प्राप्त चीज़ों से वंचित किए गए पक्षकार के अधिकार क्या क्या होंगे इसके बारे में बताता है। इसका अर्थ है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान की धन के बदले, मान लेते हैं, और वह जो वस्तु थी वह किसी तरीके से त्रुटिपूर्ण या दोष युक्त पाई गई, यानी कि खराब है या किसी तरीके की टूट फूट हुई है उसमें, तो बी के अधिकार हैं कि वह उस वस्तु को वापस कर धन प्राप्त कर सकता है, तथा ए का यह दायित्व बनता है कि वह उस वस्तु को वापस ले। हालांकि इस संबंध में कोई विपरीत संविदा नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहले से ऐसा कोई करार नहीं होना चाहिए कि वह वस्तु वापस नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यह वस्तु को वापस कर सकता है, जिसे रिटर्न कहते हैं। धारा 120 पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों के बारे में बताता है। 121 धन का विनिमय से संबंधित है। इसके बाद आता है अध्याय 7, जो दान के विषय में बताता है। धारा 112 क्षमा कीजिएगा, धारा 122 दान की परिभाषा से संबंधित है। दान बेसिकली किसे कहा जाता है कि बिना किसी लाभ के या बिना किसी लाभ की अपेक्षा के किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाना, ठीक है, यह दान कहलाता है। 123 में अंतरण कैसे किया जाता है इससे संबंधित है कि किसी व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रीकरण के द्वारा उस दान को दिया जाता है। 124 वर्तमान और भावी संपत्ति के दान से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि केवल वह संपत्ति जो उसके वर्तमान अधिकार में है उन्हीं का दान किया जा सकता है। वो संपत्ति जो भविष्य में उसके अधिकार में आने वाली है उनका दान किया जाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए हम मानते हैं एक व्यक्ति ए है जिसके पिताजी का घर उसके पिताजी के नाम पर है, ठीक है। अब यह बोलेगा कि मैं इस घर को दान में दे दूंगा, तो यह संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि यह घर इस एक व्यक्ति ए के नाम पर होना चाहिए। 125 ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिसमें से एक प्रतिगृहित नहीं करता है से संबंधित है। यानी कि मान लीजिए कि किसी संपत्ति को दो अलग अलग व्यक्तियों को दान में दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें से कोई व्यक्ति है बी जो यह कहता है कि मुझे दान स्वीकार नहीं है, तो इस बारे में वर्णन धारा 125 में मिलता है कि उसे दान स्वीकार नहीं है, तो नहीं उसे दान दिया गया है यह नहीं माना जाएगा। 127 दुर्भर दान से संबंधित है, जिसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति ए भिन्न भिन्न वस्तुओं को, मान लेते हैं क और खा, ठीक है, किसी व्यक्ति बी को दान में देना चाहता है। अब इसमें से कोई एक वस्तु ऐसी है जिस पर कोई ऋण है, ठीक है, यानी कि इस पर कोई पैसे लगाने बाकी होंगे या कोई ऋण है,
तो बी केवल एक वस्तु को स्वीकार करे और दूसरी वस्तु को अस्वीकार करे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे स्वीकार करना है तो इन दोनों वस्तुओं को इस ऋण युक्त वस्तु के साथ स्वीकार करना होगा। यह बताता है हमें धारा 127, जिसे दुर्भरधान कहते हैं। इसके बाद धारा 128 सर्वस्व अदाता से संबंधित है। इसमें कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति दान देता है तो उसके सारे देनदारियां दान प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ए है, इसके नाम पर कोई घर है, यह होम लोन के थ्रू बनाया गया था, यानी कि इसका लोन चुकाना भी बाकी है। बी कोई व्यक्ति है, ए इस घर को बी को दान में देता है और बी अगर इस घर के दान को स्वीकार करता है तो इसका जो लोन है वह अब बी को चुकाना पड़ेगा, यानी कि वह लोन देनदारियां वो सभी बी को भी प्राप्त हो जाएंगी। इसके बारे में बताता है धारा 128। अंतिम अध्याय 8 अनुयोज्य दावों का अंतरण से संबंधित है, जिसमें धारा 130 से लेकर 137 तक है। धारा 130 अनुयोज्य दावों के अंतरण से संबंधित है। एक अनुयोज्य दावों के अंतरण चाहे प्रतिफल के साथ या उसके बिना, केवल अंतरक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित दस्तावेज के निष्पादन से प्रभावी होता है। इसके बारे में हमें बताता है धारा 130। धारा 131 सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होने से संबंधित है। 132 अनुयोज्य दावों के अंतरिति का दायित्व क्या होगा, उसके बारे में बताता है। 133 ऋणी के शोधन की गारंटी, क्षमा कीजिएगा, वारंटी है। ऋणी के शोधन क्षमता की वारंटी से संबंधित है 133। 134 बंधकित ब्याज से संबंधित है। 135 अग्नि बीमा पॉलिसी के अधीन अधिकारों का समानुदेश, इसका वर्णन हमें 135 में और 135 का में समुद्री बीमा पॉलिसी के अधीन अधिकारों का समानुदेश से संबंधित है। इन दोनों धाराओं को साथ में याद रखिएगा। 136 न्यायालय से संसक्त अफसरों के असामर्थ्य, इससे संबंधित है। इसका अर्थ है कि न्यायालय से जुड़े जो भी अधिकारी गण हैं वो सभी इन सभी प्रक्रिया मतलब कि विनिमय, दान और संपत्ति अंतरण, इन सभी कार्यों में शामिल नहीं हो सकते। धारा 137 परक्राम्य लिखित की व्यावृत्ति, यानी कि कुछ निश्चित प्रकार के लिखितों पर इस अधिनियम के पूर्वगामी अनुभाग लागू नहीं होते हैं, इन चीज़ों से संबंधित है। इस प्रकार धारा 137 तक हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम समाप्त हो गया। आप चाहें तो बैरक पढ़ सकते हैं इसके लिए, लेकिन आपको वही बातें मिलेंगी जो इस वीडियो में या इस नोट्स में बताई गई हैं आसान शब्दों में। तो मेरा आपको सुझाव यही होगा कि इस नोट्स को बार बार पढ़िए। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, नोट्स को समझ लीजिए कि किन बातों को मैंने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, उन बातों का क्या अर्थ निकलता है। आपको इस अधिनियम में धाराएं याद होनी चाहिए। अगर आप धाराओं को याद नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी परिभाषाओं में स्विच कीजिए, फिर सीधी सीधी धाराएं पूछी जाती हैं। तो लमसम अगर आपको आइडिया होगा तो आप एग्ज़ाम में प्रश्नोत्तर लगाने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, हमने अब तक जितने अधिनियम पढ़ लिए हैं, आपको उन अधिनियमों को अच्छे से पढ़ लेना है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है शॉर्ट नोट्स के साथ। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को। उन्हें भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा था। आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको उस नोट्स के बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी तैयारी आपके द्वारा की जा रही है आप मान के चलिए कि सफिशिएंट है। हाँ, लेकिन आपने जितना भी पढ़ा है वह आपको कंठस्थ होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, दोनों ही में ये नंबर अवेलेबल है। मैसेज कीजिए, कौन सा नोट्स चाहिए वो बताइए। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो वो बताइए। अब तक जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह पता चले कि हम कितने लोगों से जुड़ पा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए अगर आप चाहते हैं तो, ताकि आपको कोई अपडेट हो तो वह मिलती रहे। आगे इसी तरीके की सीरीज़ चालू रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।